पहला क्वेश्चन जो था डिफाइन टर्म बिजनेस। अब देखो डिफाइन टर्म बिजनेस के डिफिनेशंस कई तरह से दिए जा सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 लाइंस या 1 लाइंस में डिफिनेशंस होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा इसमें, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ सोसाइटी। बट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? मीन्स जब भी हम बिजनेस को लिखेंगे तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस का मतलब किन किन चीजों से है उसके बारे में डिस्कशन किया, और वो किस नीड के टुवर्ड्स होता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। तो सिंगल एंड 2 लाइंस के अंदर ही इस तरह से हम उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी वेज द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी कैटेगराइज्ड, नेम देम ओनली। जब इस तरह से बात की गई तो 2 ही तरह की रिक्वायरमेंट होती, जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो 2 ही तरह की नीड्स होती हैं। एक तो फिक्स्ड कैपिटल नीड होती है, दूसरी कौन सी, वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल 2 ही तरह की रिक्वायरमेंट होनी है। तो आप इसको financial needs of a business can be categorized into 2 ways. First, fixed capital requirement, and second one, working capital requirement. इस तरह से हम उसका एक्सप्लेनेशन आराम से विद इन सिंगल या 2 लाइंस में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर क्लॉथिंग बैग। यहाँ पे क्या था, रिजर्व फंड क्रिएट किया जा रहा था। कुछ पैसे जो थे वो जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था उसमें से कुछ पैसे जो थे रिजर्व कर लिए जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट। उसके बाद से डिविडेंड पॉलिसी, हमने इस बार डिविडेंड ज्यादा दिया कि कम दिया। सपोज करो कि किसी ने 100 रुपीज का नेट प्रॉफिट निकाला। हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट कह रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में डिफरेंस सभी को पता है। इसमें से डेप्रिसिएशन जो होता है अगर निकाल दिया जाए ग्रॉस में से तो वो क्या बन जाता है, नेट बन जाता है। तो वो ग्रॉस में से निकालने के बाद से जो नेट बचा, यानी हम बात किस पे कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट कितना रहा, और इस नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट कितना रहा और नेट प्रॉफिट में से आप कितना रिजर्व करके रख ले रहे हैं। दूसरा ग्रॉस, ग्रॉस में से आप क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं। ठीक है, डिविडेंड ये सभी चीजें देने के बाद से जो भी पैसा बच गया वो आप नेट प्रॉफिट रखते हैं। अब नेट प्रॉफिट में से आप कितना पोर्शन रिजर्व में रखते हैं, कितना पोर्शन नेक्स्ट फ्यूचर कंजम्पशन के लिए रखते हैं या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखते हैं, वो एक अलग मैटर है। उन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल रहेगा। जैसे आपने कुछ गुल्लक बना रखे हैं, ठीक है, कुछ गुल्लक में पेनी स्टॉक स्टोर करते हैं कि ये हो गया पढ़ाई के लिए, ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एक हो गया ग्रेजुएशन के लिए, कुछ इस तरह से आपने, एक हो गया कार के लिए, एक हो गया बाइक के लिए, कुछ भी आपने कई सारे पेनी स्टोर करने के लिए गुल्लक बना रखे हैं। अब अगर आपके पास नेट प्रॉफिट 100 रुपीज है तो ज्यादातर प्रॉफिट कहाँ चला जा रहा है, ज्यादातर प्रॉफिट इन्हीं सभी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यानी आपके पास अल्टीमेटली कुछ बहुत ज्यादा बच नहीं रहा। इस तरह की अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लोगों को सैलरी कम दे पाएंगे, आप लोगों को वर्क्स कम दे पाएंगे, उनको इम्यूनिटीज कम दे पाएंगे। इस तरह की फैसिलिटीज जब कम देंगे तो आपके एम्प्लॉयज जो है आपसे डिटैच होंगे, और डिटैच होंगे तो फिर न्यू एम्प्लॉयज आने के बाद से उनकी ट्रेनिंग एक्सेट्रा 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 वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी बर्डन मस्ट नॉट बी क्रिएटेड ओवर एनी ऑफ द फंड। यहाँ पे हमारे पास जो फंड क्रिएट हो रहा है उसकी डिविडेंड पॉलिसी भी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी इन्वेस्टर्स को प्रॉपर डिविडेंड मिलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक समय के बाद से कहें कि इसमें हमें शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्रॉपर बेनिफिट नहीं हो रहा है। दे विल चेंज देयर शेयर पैरामीटर्स। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि अपने शेयर पैरामीटर्स चेंज कर देंगे। हो सकता है कि कंप्लीटली वाइप आउट ही कर दे जितने भी शेयर्स हैं, उस कंपनी से डिटैचमेंट ले लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड है एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप जब इनिशियल एज में होते हैं, कोई भी कंपनी
जब न्यू बॉर्न कंपनी होती है, ठीक है, ग्रीन कंपनीज जिनको कहते हैं, न्यू बॉर्न कंपनीज जो होती हैं, वो न्यू बॉर्न कंपनीज जो हैं उनका गुडविल बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होता है, गुडविल बहुत ज्यादा क्रिएटेड नहीं होता है। अगर उसके पास गुडविल प्रॉपर नहीं होगा तो वो अगर इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से डिविडेंड नहीं दे रही है, प्रॉपर शेयर पे प्रॉफिट नहीं दे रही है, डिविडेंड कई बार नहीं दे रही है, तो लोगों का इस पे इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा उस कंपनी C1 में। तो वो क्या करेंगे, एक ऐसी कंपनी C2 पे स्विच करेंगे जो अभी फिलहाल इस बार डिविडेंड कम दे रही है, बट पता है कि वो हमेशा से डिविडेंड अच्छा देती रही है। यानी हमारा जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपेंशन है किसी भी कंपनी का, वो लोगों को इस बात का इंडिकेशन एंड एक्सपीरियंस देता है कि ये कंपनी किस तरह का बिहेवियर करती है। न्यू कंपनी के पास इस तरह का कोई भी एडवांटेज नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आप किसी पर्सन को नहीं जानते हैं, आप किसी पर्सन को जानते नहीं है तो उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उसके साथ क्या आप इन्वेस्टमेंट को ब्लाइंडली अनफोल्ड करेंगे कि थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। तो जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाता है, बिकॉज एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुडविल ऑफ कंपनी। एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि कंपनी की गुडविल कैसी है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हर बार कि कभी लोअर गई है, या अगर उसने कभी डिविडेंड को रोका है, कभी डिविडेंड पॉलिसी चेंज की है तो कब चेंज की है, किन सिचुएशंस में चेंज की है, उसका बेनिफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को या उनके स्टेक होल्डर्स को गया है कि नहीं गया। यस सर। नेक्स्ट है फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज। हमने बात की थी कि फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें फैक्टर्स जो है कई तरह की सर्विसेज देते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विदाउट रिसोर्सेज और कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेब्ट। अभी देखा होगा कि कुछ दिन पहले बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया, ये आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल 2016, उसमें बैड बैंक का कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया गया था। अब जो है कई सारे बैड बैंक्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं और उन बैड बैंक्स को क्या किया जा रहा है, अराउंड 5 लाख करोड़ रुपीस का जो बैड लोन है, बैड डेब्ट है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है कि बैड बैंक्स वो वर्क करेंगे कि आपके एसेट पे कब्जा कर लेंगे, आपको घर से बाहर निकाल देंगे, आपका घर नीलाम कर देंगे अगर आपने लंबे समय तक पैसे रिटर्न नहीं किए। बट ये बहुत उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा अमाउंट ले लेते हैं, उनके पास बहुत असेट है, फिजिकल असेट्स।